Khyati Maheshwari and you're watching my channel Charted Logics by Khyati Maheshwari. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and press that bell icon so that you can get notified whenever a new video comes. So, अपन ने SFM स्टार्ट किया था इस चैनल के ऊपर. अभी तक मैंने SFM चैप्टर नंबर 1 पूरा अपलोड कर दिया है इन 3 वीडियोस एंड ऑल्सो मैंने 10 मिनट्स की एक रिविजनरी वीडियो बनाई है जिसके अंदर अपन ने पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है उसको पूरा डिफाइन कर दिया है, पूरा रिवाइज कर दिया है विद ऑल कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आप ज़रूर चैप्टर नंबर 1 ऑफ SFM पूरा उसे देखकर कवर कर सकते हैं. उसके बाद में अब मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ द रिस्क मैनेजमेंट इन SFM न्यू सिलेबस. ओके, सो ये चैप्टर है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू दे रही हूँ, उसके बाद में अपन डीप चलेंगे. ठीक है, तो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. रिस्क मैनेजमेंट, तो सबसे पहले है टाइप्स ऑफ रिस्क, किस किस तरीके के रिस्क होते हैं. ठीक है, उसके बाद में 4 तरीके के रिस्क होते हैं और एक फाइनेंशियल रिस्क को अपन ने फर्दर डिवाइड किया है और उसके भी फाइनेंशियल रिस्क जो होता है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि 4 ही टाइप्स हैं. और फिर फाइनेंशियल रिस्क का इवैल्यूएशन करना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स, कंपनी एंड गवर्नमेंट. ओके, सो ये तो हो गया अपना थ्योरी पार्ट कि टाइप्स ऑफ रिस्क क्या क्या होते हैं. देखो, आपने को क्या करना है, रिस्क का मैनेजमेंट करना है. रिस्क का मैनेजमेंट अपन कैसे कर पाएंगे जब अपने को पता हो कि क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क होते हैं. ठीक है, उसके बाद में एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है वॉर का. उसके अंदर भी इसके अंदर वैल्यूएशन करते हैं अपन रिस्क का कि कितनी वैल्यू ऑफ रिस्क है. क्यों है ना, जब अपने को पता होगा कि कितनी वैल्यू ऑफ रिस्क है तभी अपन कर पाएंगे कि उसको मैनेज कर पाएंगे. अपन मैनेज कैसे कर पाएंगे जब अपने को पता हो कि वैल्यू क्या है उस रिस्क का. ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ थ्योरी पार्ट आता है जैसे कि उसका मीनिंग, फीचर, एप्लीकेशन और उसके अंदर फॉर्मूलेज आते हैं और फिर क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर इस पार्ट के अंदर मैं ट्राई करूँगी कि अपन एक पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर लें. ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से हर एक कंसेप्ट रिलेटेबल लगेगा और मैं बार बार आपको रिवाइज कराती रहूँगी. इससे आपको लर्न भी यहीं का यहीं होता रहेगा और आपको याद भी होता जाएगा. ठीक है, समझ में भी आता जाएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 ऑफ SFM. स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिस्क से. देखिए, चार्ट को याद रखिए. अगर अपन चार्ट को याद रखेंगे तो अपन अकॉर्डिंगली उसके चलते जाएंगे. ठीक है ना. सो सबसे पहले है अपना स्ट्रेटेजिक रिस्क. अब स्ट्रेटेजिक रिस्क का क्या मतलब होता है, देखो मैंने यहाँ पे इंटरनल लिख रखा है. तो मतलब स्ट्रेटेजिक रिस्क जो होता है वो इंटरनल होता है, ये एक्सटर्नल रिस्क नहीं होता, ये इंटरनल ही होता है. अभी किस तरीके से होता है उसको अपन पूरा पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ जाएगा. स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है अ पॉसिबल सोर्स ऑफ लॉस. देखो, रिस्क कब होता है, जब लॉस होता है. ठीक है ना, पॉसिबल हो सकता है सोर्स ऑफ लॉस that might arise from pursuit of any unsuccessful business plan. स्ट्रेटेजिक रिस्क एक ऐसा रिस्क होता है कि जो अपन ने स्ट्रेटेजी बनाई है, जो स्ट्रेटेजी अपन ने फॉर्मुलेट करी है, वो स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं हो पाई. स्ट्रेटेजिक रिस्क इज अराइज फ्रॉम रिस्क दैट द स्ट्रेटेजीज वी फॉर्म इज बिकम अ फेल ड्यू टू चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट. देखो, जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है, उसी के अकॉर्डिंगली अपन स्ट्रेटेजीज बनाते हैं. तो जब बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आते हैं तो ज़रूरी है कि अपन अपनी स्ट्रेटेजीज को भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करते रहें. ठीक है ना, तो यही होता है स्ट्रेटेजिक रिस्क कि एनवायरनमेंट में तो चेंजेस आ गए हैं लेकिन अपन अपनी स्ट्रेटेजीज को उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर पाए हैं, अमेंड नहीं कर पाए हैं और अपनी स्ट्रेटजीज़ के कारण अपने को लॉस फेस करना पड़ रहा है. ठीक है, सो अ पॉसिबल सोर्स ऑफ लॉस that might arise from the pursuance of an unsuccessful business plan that company strategy is less effective due to changing environment. जैसे जैसे एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस हुए, जो कंपनी ने स्ट्रेटेजी बनाई थी वो लेस इफेक्टिव हो गई. ठीक है, ये कैसे अराइज हो सकता है, देखो ये अराइज हो सकता है फ्रॉम अ पुअर बिजनेस डिसीजन. मतलब कि अपन ने एक पुअर बिजनेस डिसीजन लिया जो कि
उसके स्ट्रेटजीज़ के अकॉर्डिंग नहीं था, या फिर तो चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर सही नहीं था, ठीक है। फ्रॉम द सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजन, अब डिसीजन सही लेना ही ज़रूरी नहीं है, उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर अपन ने कोई सब स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन कर दिया है उस डिसीजन का, तो वो भी स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है, क्योंकि अपन उस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ये स्ट्रेटेजी कौन बनाता है? इंटरनल लोग ही बनाते हैं, उसके जो बिज़नेस को मैनेज करते हैं वही लोग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो स्ट्रेटेजिक रिस्क जो होता है वो इंटरनल होता है, और स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है लेस अफेक्टिव ड्यू टू चेंजिंग इन एनवायरनमेंट, ठीक है। अ पॉसिबल सोर्स ऑफ लॉस दैट माइट अराइज इन परस्यूएंस ऑफ अनसक्सेसफुल बिजनेस प्लान, ठीक है। द स्ट्रेटेजीज ऑफ द बिजनेस बिकम अ लेस इफेक्टिव ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। अपने को मेन बात यही याद रखनी है कि चेंजेस हुए एनवायरनमेंट के अंदर और अपन अपनी स्ट्रेटेजीज उसके अकॉर्डिंगली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए या बना ही नहीं पाए, डिसीजन ही नहीं ले पाए, बनाया था लेकिन उसको एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ। फ्रॉम इन एडुकेट इस रिसोर्स एलोकेशन, जो अपने पास में रिसोर्सेज थे उसको अपन प्रॉपरली अलोकेट नहीं कर पाए, या अपने पास में इन एडुकेट थे रिसोर्सेज। अपन ने सोचा तो था कि अपन एक फैक्ट्री डालेंगे, और अपन के पास में अपन ने सोचा वो 10 करोड़ के अंदर बन जाएगी, अपन ने 10 करोड़ का अरेंजमेंट किया, लेकिन जब अपनी फैक्ट्री बनने लगी और अपने पास में 10 करोड़ रुपए ख़त्म हो गए, तो अपने को पता चला कि नहीं, अपने को तो 50 करोड़ चाहिए थे इस फैक्ट्री को डालने के लिए। तो अपने पास में हो गया इनएडुकेट रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। फ्रॉम द फेलियर टू रिस्पॉन्ड वेल चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया था कि जैसे जैसे चेंजेस आए एनवायरनमेंट के अंदर, अपन उसके अकॉर्डिंग फेल हो गए रिस्पॉन्ड करने के लिए। चेंजेस देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपन ने SM के अंदर भी पढ़ रखा था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट IPCC के अंदर, की जो चेंजेस होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर उसी से अपने को कोप अप करना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए, थ्रेट को अपने को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए, ठीक है। थ्रेट को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना चाहिए, रिवीजन करा दिया, इससे आप बहुत कनेक्ट हो पाएंगे स्ट्रेटेजिक रिस्क से, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कोडेक का। ये एग्जांपल्स जो है ये है अपने ICAI के मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। कोडेक एक कैमरा मेकिंग कंपनी थी जो कि रोल्स कैमरा बनाती थी, और फिर है ना वो रोल्स वाला कैमरा बनाती थी जिसको बाद में प्रिंट कराना पड़ता था उसको निकाल के, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती थी। तो जैसे जैसे डिजिटल कैमरा इवेलुएट हुए, तो कोडेक ने क्या किया, उनको पता तो चल गया था कि डिजिटल कैमरा आ रहे हैं, लेकिन उनको पहले पता चल गया था कि इस तरीके से कैमरा बन सकते हैं, लेकिन उन्होंने चेंजेस नहीं किया बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर और अपने अकॉर्डिंगली ही चलते रहे। हालांकि बाद में उन्होंने डिजिटल कैमरा इंट्रोड्यूस करा, लेकिन तब तक कैमल और अलग अलग कंपनीज ने बहुत ज़्यादा ग्रैब कर लिया था मार्केट को, तो वो लोग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए, अपनी पुरानी ही जो उनकी स्ट्रेटेजी थी उस पर ही अमल किया उन्होंने, ठीक है। नोकिया भी फेल हो गया अपग्रेड करने में विद टेक्नोलॉजी, लाइक वो एंड्रॉयड नहीं ला पाया, टच स्क्रीन फ़ोन नहीं ला पाया, और बाद में अगर वो लाया भी तो तब तक दूसरी कंपनीज जैसे कि सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, तो उन्होंने क्या किया, ग्रैब कर लिया इस अपॉर्चुनिटी को, और नोकिया जो हुआ वो फेल हो गया क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट में कोप अप नहीं कर पाया। अब एक पॉजिटिव लेते हैं, देखो ये नेगेटिव हो गया कि ये भी कोप अप नहीं कर पाया, नोकिया भी कोप अप नहीं कर पाया, लेकिन जेरोक्स जो है उसने इन्वेंट किया फोटोकॉपी मशीन व्हेन लेज़र प्रिंटिंग वाज डेवलप्ड एंड चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट टू डेवलप लेज़र प्रिंटिंग। तो उन्होंने लेज़र प्रिंटिंग का यूज़ करके इन्वेंट कर दिया फोटोकॉपी मशीन का। तो मतलब कि इन्होंने चेंजेस करे, इन्होंने देखा कि देखो लेज़र प्रिंटिंग आ रही है मार्केट के अंदर, तो जेरोक्स कंपनी ने फोटोकॉपी मशीन निकाली और उसके कारण बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ जेरोक्स कंपनी को। तो इन्होंने चेंजेस करे अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट और इनको उसका फ़ायदा मिला, ठीक है। तो ये है स्ट्रेटेजिक रिस्क, ठीक है। अपने को स्ट्रेटेजीज़ को इम्प्लीमेंट अगर अपन नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट और दे बिकम अ लेस इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, और उसके कारण कुछ लॉस हुआ, तो उसी को बोलते हैं अपन स्ट्रेटेजिक रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क के अंदर पहला क्या हुआ, स्ट्रेटेजिक रिस्क। सेकंड पे चलते हैं जो है कंप्लायंस रिस्क। अब देखिए बिजनेस है, जब वो किसी नई लोकेलिटी में जाता है या फिर किसी नए सोर्स ऑफ इनकम के अंदर वो जाता है, तो क्या होता है ना,
उसको पता नहीं होता वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो ऐसे में अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाता है तो उसको भरने पड़ते हैं पेनल्टीज़, या फिर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि इसके ऊपर कोई केस हो जाए, लिक्विडेशन का अंदर वो चली जाए कंपनी, मतलब कि वर्स्ट सिनेरियो पॉसिबल होता है कंप्लाइंस अगर आप नहीं करोगे रूल्स एंड रेगुलेशंस की। अब ये भी इंटरनल हुआ क्योंकि अपन ने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं फॉलो नहीं करे। एक बार पढ़ के देखते हैं। कंप्लायंस रिस्क इज एक्सपोजर टू लीगल पेनल्टीज, लीगल पेनल्टीज लग गई, फाइनेंशियल फोरफीचर हो गया, मटेरियल का लॉस हो गया, इन एन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस व्हेन इट फेल्स, जब ऑर्गेनाइजेशन इन सब का फेस करती है, जब वो फेल हो जाती है, टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद इंडस्ट्रीज रूल्स एंड रेगुलेशन, इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रिस्क्राइब्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, जब वो बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं कर पाती है, इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर पाती है, इंटरनल पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर पाती है, तो ये कंप्लायंस रिस्क है कि आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो इन सब चीज़ों पे, तो आप पे ऊपर लग सकती हैं लीगल पेनल्टीज़, मटेरियल का लॉस हो सकता है और फाइनेंशियल फोरफीचर भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि एनवायरमेंट रिस्क, आपने डैमेज किया एनवायरमेंट का तो आपके ऊपर डैमेजेस लग सकते हैं। वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स अगर आपने नहीं लिए और आपकी किसी वर्कर को कुछ हो गया तो आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज़ लग सकती हैं, और फिर आपकी फैक्ट्री तक बंद हो सकती है, या फिर आपको एक मोटा कंपनसेशन देना पड़ सकता है आपके वर्कर्स को। ठीक है, करप्ट प्रैक्टिसेस अगर आपने करी हैं, फ्रॉड्स वगैरह करें हैं, तो ऑफकोर्स अपने को अपन इतने सारे पेनल्टीज़ के सेक्शन पढ़ते ही हैं। क्वालिटी अगर आपकी लो रही तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मैगी का। ठीक है, मैगी ने क्वालिटीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसने कंप्लायंस को फॉलो नहीं करे, हेल्थ स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करे, और जो उसको फेस करना पड़ा, जो उसका मटेरियल का लॉस हुआ, जो उसके ऊपर लीगल पेनल्टीज़ लगी, वो सब आता है कंप्लायंस रिस्क के अंदर। आपने कंप्लाई नहीं किया, आपको भारी पड़ सकता है ये काम। ठीक है, तो अपन ने अब तक पढ़ लिया है स्ट्रेटेजिक रिस्क, देन कंप्लायंस रिस्क, टोटल 4 तरीके के रिस्क होते हैं। उसके बाद में आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क भी इंटरनल होता है। ऑपरेशनल रिस्क का मतलब है कि अपन अपनी जो ऑपरेशंस है, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, उसको अपन पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, उसको अपन फुलफिल नहीं कर पाए। ऑपरेशनल रिस्क इज अ प्रोस्पेक्ट ऑफ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इनएडुकेट और फेलियर ऑफ प्रोसीजर्स, सिस्टम्स एंड पॉलिसी। अब जो ये ऑपरेशनल रिस्क होता है ये पीपल के अंदर भी हो सकता है, प्रोसेस के अंदर भी हो सकता है। पीपल के अंदर कैसे हो सकता है? ह्यूमन रिस्क। देखिए, ह्यूमन एरर्स, देखिए जैसे कि एक अकाउंटेंट था, उसको 10,000 का चेक बना के पेमेंट देना था किसी पार्टी को, और उसने 10,000 की जगह 1,00,000 का चेक दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, उसके डे टू डे ऑपरेशन के अंदर लैग के कारण कंपनी को क्या हुआ, नुकसान हो गया। तो ये हो गया पीपल के अंदर ह्यूमन रिस्क। और ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से कंपनी को कोई रिस्क भोगना पड़ा, कोई लॉस भोगना पड़ा। रिस्क अपन किससे जोड़ते हैं? लॉस से जोड़ते हैं। ठीक है, और भी प्रोसेस के अंदर भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि इनसफिशिएंट प्रोसेस ऑफ चेक, इंटरनल कंट्रोल से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे हैं तो क्या होता है, अपने को ऑपरेशनल रिस्क होता है। हो सकता है अपने को किसी तरीके का लॉस बाद में फेस करना पड़ जाए ड्यू टू आईसी, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे नहीं थे, तभी तो जाकर वो चेक जो था वो वहाँ तक पार्टी तक पहुँच चुका। अगर एक चेक जना एक और मनाता, उसके बाद में चेकिंग कोई और करता, प्रॉपर आईसी कंट्रोल होता फंड्स से रिलेटेड, तो हो सकता था ये चीज़ बच पाती। तो आपके पीपल के अंदर भी खोट है और प्रोसेस के अंदर भी खोट है। ठीक है, तो ऑपरेशनल रिस्क हो सकता है पीपल के अंदर भी और प्रोसेस के अंदर भी। ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड होता है डे टू डे अफेयर्स को लेकर। ठीक है, तो अभी तक अपन ने 3 पढ़ लिए हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क, स्ट्रेटेजीज को लेकर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कंप्लायंस रिस्क, कि अपन ने कंप्लायंस फॉलो नहीं करे, लॉस फॉलो नहीं करे, और फोरफीचर, मटेरियल लॉस वगैरह हो सकता है इसके कारण। और ऑपरेशनल रिस्क पढ़ा जो कि हो सकता है पीपल के अंदर भी और प्रोसेस के अंदर भी। अब लास्ट वाला रिस्क पढ़ते हैं जो कि है फाइनेंशियल रिस्क। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क है लास्ट रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क होता है बाहर के कारण। ठीक है, अभी तक अपन ने पढ़ा इंटरनल। स्ट्रेटेजीज किसने बनाई? अपन ने बनाई। और
क्या बोलते हैं, कंप्लायंस किसने फॉलो नहीं करे, अपन ने फॉलो नहीं करे। उसके बाद में ऑपरेशनल किसका फेल हुआ, पीपल और प्रोसेस किसका फेल हुआ, अपना फेल हुआ। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क जो होता है किसी दूसरे की गलती होती है और उसके कारण अपने को रिस्क भोगना पड़ता है, किसी दूसरे की गलती के कारण अपना लॉस हुआ, ठीक है। ये होता है इनडायरेक्टली एक्सटर्नल होता है, ड्यू टू आउटसाइड चेंजेस होता है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क इज रेफर्ड एज एन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन फाइनेंशियल कंडीशंस। बाहर की कोई फाइनेंशियल कंडीशंस के अंदर चेंजेस आए, सच एज प्राइस, एक्सचेंज रेट, क्रेडिट रेटिंग एंड इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। जैसे कि प्राइस, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, एक्सचेंज रेट अपन ने इम्पोर्ट कराया था कम पैसे में, क्रेडिट लेके कराया था और फिर एक्सचेंज रेट बढ़ गया, अपने को ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्रेडिट रेटिंग अपन ने चेक नहीं करी, किसी और की क्रेडिट, किसी और को पैसे दिए थे और है ना उसने अपने को डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसके बाद में इंटरेस्ट रेट, अपन ने इंटरेस्ट रेट बढ़ गया लोन के ऊपर, तो अपना क्या हो गया, एक लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन क्या इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, प्राइसेस और क्रेडिट रेटिंग अपनी है? नहीं, वो दूसरे की है, जिसके कारण किसको लॉस हुआ, अपने को लॉस हुआ। ओके, सो देखिए पॉलिटिकल रिस्क जो होता है, पॉलिटिकल जो रिस्क होता है वो डायरेक्ट अपन फाइनेंशियल रिस्क नहीं बोल सकते, है ना। पॉलिटिकल रिस्क डायरेक्ट अपन फाइनेंशियल रिस्क नहीं बोल सकते। लेकिन जब अपन अनएक्सपेक्टेड पॉलिटिकल चेंज होता है, जैसे कि फॉरेन कंट्री के अंदर कोई चेंज हुआ या फॉरेन करेंसी के अंदर कोई चेंज हुआ, तो बिज़नेस को क्या होता है, लॉस होता है। पॉलिटिकल के कारण बिज़नेस को कुछ चेंजेस आए और बिज़नेस को लॉस हुआ, इसको अपन बोल सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि बिज़नेस को भी लॉस हुआ है। तो जो पॉलिटिकल रिस्क होता है वो भी एक टाइप होता है फाइनेंशियल रिस्क का, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। देखिए अब मैं आपको फटाफट रिव्यू करा रही हूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट टाइप्स के अंदर अपन ने लिया स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्ट्रेटेजीज अपनी गलत थी, कंप्लायंस अपन फॉलो नहीं कर पाए, ऑपरेशनल रिस्क अपने पीपल एंड प्रोसेस के अंदर डिफेक्ट था, फाइनेंशियल रिस्क दूसरे के कारण अपने को लॉस हुआ, ठीक है। अब अपन फाइनेंशियल रिस्क के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, फिर फाइनेंशियल रिस्क का इवैल्यूएशन करेंगे। So, types of financial risk. Types of financial risk, there are 4 kinds of फाइनेंशियल रिस्क, जो कि है काउंटर पार्टी रिस्क, मतलब कि दूसरे के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई। काउंटर पार्टी मतलब दूसरे ने क्या किया, अपन ने दूसरे को कुछ चीज़ दी थी और उसने अपने को चीज़ नहीं दे पाए, यस तो क्या हो गया, काउंटर पार्टी रिस्क। दूसरे के कारण अपने को लॉस हुआ। क्या लॉस हुआ, काउंटर पार्टी। अपन देखो रिस्क हुआ अक्कर, क्यों हुआ, क्योंकि नॉन अर्निंग ऑफ ऑपरेशन बाय द काउंटर पार्टी, उसने नहीं किया। जिसको अपन ने गुड्स डिलीवर कर दिए थे, अपन से किसी ने सेल परचेज करी, अपन ने उसको दे दिए गुड्स, देखिए अपन ने उसको गुड्स दे दिए, लेकिन इसके बदले जो उसे पैसे देने थे वो उसने नहीं दिए, ठीक है। काउंटर पार्टी ने क्या किया, मतलब दूसरी पार्टी ने क्या किया, अपन ने गुड्स तो डिलीवर कर दिए लेकिन उसने पेमेंट नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद में या फिर इसको अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि गुड्स डिलीवर नहीं किए और अपन ने पेमेंट कर दिया। रॉ मटेरियल की केस के अंदर कि गुड्स डिलीवर नहीं किया उसने, लेकिन अपन ने पेमेंट कर दिया था, तो ये किसने किया है, काउंटर पार्टी ने किया है। और रॉ सब किसको भोगना पड़ रहा है, अपने को भोगना पड़ रहा है। या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं कि अपन ने किसी को बोरोइंग्स दी थी, अपन ने किसी को बोरोइंग्स दी थी लेकिन उसने रीपेमेंट नहीं किया, प्लस उसने इंटरेस्ट का भी पेमेंट नहीं किया, तो ये किसकी डिफ़ॉल्ट है, काउंटर पार्टी की डिफ़ॉल्ट है। ये अपनी डिफ़ॉल्ट नहीं है, काउंटर पार्टी की डिफ़ॉल्ट है, जिसके कारण अपने को रिस्क भोगना पड़ रहा है, जिसके कारण अपने को लॉस हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है लॉस, ये हो रहा है फाइनेंशियल रिस्क हो रहा है काउंटर पार्टी की वजह से और अपने को हो रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क है। एक्सटर्नल काइंड ऑफ है कि काउंटर पार्टी ने कुछ ना कुछ डिफ़ॉल्ट किया, अपन को गुड्स नहीं दिए जबकि अपन ने पेमेंट कर दिया था, और अपने को बोरोइंग्स कर दी थी अपन ने, लेकिन उसने रीपेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, ठीक है। अपन पढ़ते हैं सेकेंड, सबसे पहले अपन अब काउंटर पार्टी के अंदर क्या देखेंगे कि काउंटर पार्टी बता दिया कि काउंटर पार्टी रिस्क ये होती है। अब अपन देखेंगे कि काउंटर पार्टी रिस्क को किस तरीके से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं
और फिर किस तरीके से अपन उसको मैनेज कर सकते हैं, अपन किस तरीके से काउंटर पार्टी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर किस तरीके से काउंटर पार्टी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि देखो आइडेंटिफाई ज़रूरी नहीं है, मेन की बात क्या है कि रिस्क का मैनेजमेंट होना चाहिए, रिस्क का मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले नेसेसरी रिसोर्स, अगर देखो अपन को देखना है कि अगली पार्टी सही है या नहीं है, अगली पार्टी सही है या नहीं है, इसका आइडेंटिफिकेशन करना है। ठीक है, तो क्या अगली पार्टी के पास में नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब हो सकता है कि काउंटर पार्टी रिस्क हो। ठीक है, गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, अपनी गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं क्या काउंटर पार्टी के ऊपर, तो हो सकता है काउंटर पार्टी के ऊपर रिस्क हो, वो अपना ऑपरेशन अच्छी तरीके से नहीं कर पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। होस्टाइल एक्शंस ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, अगर वो फॉरेन में काम करती थी तो बाहर की गवर्नमेंट ने, दूसरी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्या लगाए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं काउंटर पार्टी के ऊपर, और इससे अराइज हो सकता है काउंटर पार्टी रिस्क। उसके बाद में उसको लेट डाउन कर दिया है थर्ड पार्टी ने। देखो अपन ने पैसे दिए थे राम को, राम ने पैसे दिए थे शाम को, और शाम ने राम से धोखा कर दिया, शाम ने राम से धोखा कर दिया, तो अब राम अपने को किस तरीके से चुकाएगा। ठीक है, मिस्टर ए को अपन ने पैसे दिए थे, उसने मिस्टर बी को पैसे दिए थे, अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को ही पैसे नहीं देगा तो मिस्टर ए अपने को पैसे कैसे देगा। तो थर्ड पार्टी था, उसने ही डिफॉल्ट कर दिया, उसने ही धोखा दे दिया, तो अब काउंटर पार्टी अपने को पैसे कैसे चुकाएगा। और इंसॉल्वेंट, जिसको अपने पैसे दिए थे वो इंसॉल्वेंट ही हो गया। ठीक है, तो नेसेसरी रिसोर्सेज नहीं है काउंटर पार्टी के पास, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा दी अपनी वाली ने और गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी बाहर वाली ने, उसके बाद में थर्ड पार्टी ने ही उसे धोखा दे दिया और या फिर वो इंसॉल्वेंट ही हो गया। इस तरीके से अपने को पता चल जाएगा कि ये जो पार्टीज़ हैं ये काउंटर पार्टी रिस्क अराइज हो सकती है। अब काउंटर पार्टी रिस्क इनमें अराइज तो हो गई, लेकिन अब अपन इसे मैनेज किस तरीके से करेंगे। अपन मैनेज कर सकते हैं ड्यू डिलिजेंस करके। ड्यू डिलिजेंस करके मतलब कि रिसर्च करके, उसके बारे में पता लगा के। उसके बाद में डू नॉट ओवर कमिट, अपने को एक ही पार्टी को बार बार बहुत ज़्यादा पैसे वैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि फिर अगर उसी से अपना पैसा अटक गया तो फिर क्या होगा। तो अपन को रहना है इन लिमिट्स, बी इन लिमिट्स, लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स। अपने को जो लिमिट्स हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं जो अपनी कंपनी के अंदर, उसी प्रोसीजर को फॉलो करके ही पैसे देने हैं। ये नहीं है कि मिस्टर एक्स को अपन बहुत देर से डील कर रहे हैं तो अब अपन इनको ऐसे ही पैसे दे सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, रिस्क अराइज हो सकता है। ये अपन बार बार इनको चेक करना पड़ेगा कि क्या भाई ये इंसॉल्वेंट तो नहीं हो रहे हैं, क्या इनके पास में अभी भी नेसेसरी रिसोर्सेज है, क्योंकि देखो एनवायरनमेंट चेंज होता रह सकता है। तो जो लिमिट्स एंड प्रोसीजर्स हैं, जो रूल्स हैं, उसको फॉलो करके ही पेमेंट होना चाहिए। उसके बाद में रैपिड एक्शन, अगर अपने को पता चल गया कि मिस्टर एक्स इज लाइकलीहुड ऑफ डिफॉल्ट है तो अपने को फटाफट रैपिड एक्शन लेना है और फटाफट उनसे पैसे निकलवाने की कोशिश करनी है। जितनी जल्दी अपन एक्शन लेंगे उतनी जल्दी ही चांसेस होंगे रिकवरी के। गारंटी एंड इंश्योरेंस, अपन और चीज़ें भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि अपन उस पेमेंट का गारंटी या फिर इंश्योरेंस करा सकते हैं। गारंटी और इंश्योरेंस करा लेंगे तो रिस्क को मैनेज करने में आसानी होगी। ऐसा ही काम करते हैं इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस, अगर आपने पढ़ा हो इस बारे में तो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन काउंटर पार्टी रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क क्या होती है, जनरली ये ओवरसीज इन्वेस्टर्स को होती है। जब बाहर वाली कंपनीज होती हैं उनको पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज़्यादा फेस करना होता है। बाहर की जो गवर्नमेंट है वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इट इज़ ड्यू टू एडवर्स एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ होस्ट कंट्री, बाहर वाली कंपनीज, जैसे कि कॉन्फिस्केशन एंड डिस्ट्रिक्शंस ऑफ ओवरसीज प्रॉपर्टी। जो अपनी बाहर की प्रॉपर्टी थी उसको गवर्नमेंट ने ही ले लिया, जब्त कर लिया। कॉन्फिस्केशन, जब्त करके डिस्ट्रॉय कर दिया, कॉन्फिस्केशन करके डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, रेशनिंग ऑफ रेमिटेंसेस, अब अपन ने कमाए थे $100, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप खाली $20 ही बाहर ले जा सकते हो। रेशनिंग कर दी रेमिटेंसेस की, या फिर रिस्ट्रिक्शंस कर दिए कन्वर्जन ऑफ लोकल करेंसी। मतलब कि अपन बाहर से लाए थे $1000 और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हम आपको डॉलर्स नहीं देंगे। अगर अपने को डॉलर्स ही नहीं देंगे, लोकल करेंसी ही नहीं देंगे, तो अपन वहाँ के सप्लायर्स को कैसे पैसे पेमेंट करेंगे, है ना। तो मतलब अपने को ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस कि अपन पेमेंट ना कर पाएँ। उसके बाद में रिस्ट्रिक्शंस ऑन बोरोइंग्स, ये मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे। सबको मना कर दिया कि कोई भी इन्हें पैसे नहीं देगा, खुद तो पैसे दे नहीं रहे, दूसरों को भी मना कर दिया।
उसके बाद में अपने जो पेटेंट्स थे उनको इनवैलिडेट कर दिया कि इनके पास जो पेटेंट हैं वो झूठे हैं, और प्राइस कंट्रोल लगा दिया प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब कि अपनी कॉस्ट तो आ रही है 10 रुपये, वहाँ के मार्केट वाले भेज रहे हैं 20 रुपये, तो अपन सोच रहे हैं कि यार अपन एक काम करते हैं, अपन 15 में भेज देते हैं तो सब लोग अपने से ही खरीदेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि नहीं भाई, कम से कम आपको 20 रुपये में ही बेचने पड़ेंगे। तो प्राइस कंट्रोल लगा दिया अपने प्रोडक्ट के ऊपर। ये अपनी गवर्नमेंट भी लगाती है दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर, से चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर, जिसको अपन बोलते हैं कुछ प्राइस कंट्रोल से रिलेटेड फॉरेन वाली जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ के अंदर ये सब मेंशन है, ठीक है ना। प्राइस कंट्रोल लगा दिया प्रोडक्ट के ऊपर ताकि जो लोकल जो लोग हैं उनको भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सब पॉलिटिकल रिस्क है कि अपना जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से अपन फॉलो नहीं कर सकते हैं। ये भी दूसरी की गलती है, जिसके कारण अपने को रिस्क फेस करने पड़ रहे हैं। अब पॉलिटिकल रिस्क का आइडेंटिफिकेशन अपन किस तरीके से करेंगे, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। आइडेंटिफिकेशन अपन ऐसे करेंगे कि अपन है ना इंस्टेंट करो कि वहाँ के लेबर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपने को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छी तरीके से अपने को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं या नहीं हैं। उसके बाद में अपने को ये देखना है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है कन्वर्जन ऑफ करेंसी के अंदर, रेमिटेंस के ऊपर भी और कन्वर्जन के ऊपर भी। उसके बाद में अपने को देखना है कि कोई जो लोकल गवर्नमेंट है वो अपनी असेट को एक्वायर तो नहीं कर सकती है, और कहीं प्राइस फिक्सेशन तो नहीं है प्रोडक्ट के ऊपर। ये सब अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उसके बाद में बात करते हैं मैनेजमेंट की। अब अपने को ये तो पता है कि थोड़ा बहुत पॉलिटिकल रिस्क है, अब अपन उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैनेज अपन ऐसे कर सकते हैं कि अपने को लोकल सोर्सेज से ही रॉ मटेरियल लेना है और लोन्स लेना है। जब अपन लोकल सोर्सेज से ही रॉ मटेरियल और लोन्स लेंगे तो क्या होगा ना, गवर्नमेंट को लगेगा कि यहाँ पर वर्क कर रहा है, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट कुछ सोचेगी अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने से पहले। उसके बाद में एंटरिंग इनटू जॉइंट वेंचर, जहाँ के बारे में अपने को नहीं पता है, वहाँ पे बिजनेस करने का सबसे आसान तरीका है कि अपन वहाँ पे जॉइंट वेंचर कर लें। लोकल फाइनेंसिंग सेम, वहाँ के लिए लोगों से लोन लो। पीरियड नेगोशिएशन, वहाँ पे सेटअप करने से पहले ही आप नेगोशिएशन कर लो कि यहाँ पे सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद में रेफरेंस पॉलिटिकल रैंकिंग देखो उस कंट्री की कि यहाँ पे अच्छी तरीके से बिजनेस कर पाते हैं लोग या नहीं कर पाते हैं, उनकी रैंकिंग बनती है इंटरनेशनली। उसके बाद में टेक एडवाइस करो अपने वहाँ पे जो एम्बेसीज है उनसे। उसके बाद में एनालाइज करो और इवेलुएट करो वहाँ की गवर्नमेंट के पीरियर एक्सपीरियंसेस की। इस तरीके से अपन मैनेज कर सकते हैं पॉलिटिकल रिस्क को। उसके बाद में है इंटरेस्ट रेट की वजह से मोस्टली अफेक्ट करता है बैंकिंग कंपनीज को, क्योंकि वही डील करती हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। नॉर्मली कोई भी बिजनेस के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना इंटरेस्ट रेट की कम ज़्यादा होने की वजह से बैंकिंग कंपनी को नुकसान पहुंचता है। तो किस तरीके से इसका आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, मैनेजमेंट जो है वो ICAI के मॉड्यूल के अंदर नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब तक अपन ने ना क्या क्या पढ़ लिया फाइनेंशियल रिस्क के अंदर, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क एंड देन इंटरेस्ट रेट रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क दूसरी की गलती, अपना नुकसान, पॉलिटिकल रिस्क पॉलिटिकल्स लोगों की गलती और अपना नुकसान, इंटरेस्ट रेट रिस्क गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई घटाई और उसके कारण बैंकिंग कंपनी का नुकसान, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट की किस तरीके से है, जो गवर्नमेंट ले रही है वो इस तरीके का एक्शन तो नहीं ले रही रिलेटेड, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी चल रही है अभी कंपनी की या कंट्री की। उसके बाद में जो इंडस्ट्रियल डाटा है उससे भी पता चल जाता है कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके की चल रही है। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स, क्या फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होती है तो, और स्टॉक मार्केट के अंदर कितना चेंजेस आते हैं। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट में बदलाव कितनी जल्दी होता है, ठीक है। उसके बाद में आता है करेंसी रिस्क। अब करेंसी रिस्क भी मोस्टली उन लोगों पे अफेक्ट करती है जो कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने परचेज़ किया था किसी और के अंदर और उनको सेल करना पड़ रहा है किसी और प्राइस के ऊपर, तो उनका बहुत बड़ा रिस्क, बहुत ज़्यादा लॉस ऐसे ही हो सकता है। इसीलिए अपन पहले से ही फाइनल कर लेते हैं, स्पॉट रेट फिक्स कर लेते हैं, अगर आपको कुछ इस तरीके से याद आ रहा हो तो,
खैर अपन ये सब चीज़ डिटेल में बाद में ज़रूर पढ़ेंगे कि अपन इसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। करेंसी रिस्क का आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से अपन करेंगे, गवर्नमेंट एक्शन से। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, इन्फ्लेशन रेट, देखो जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट होती है वैसे वैसे क्या होता है, अपनी जो करेंसी होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो गिरती जाती है। नेचुरल कैलेमिटी होगी तो ऑफ कोर्स अपनी जो रुपए की वैल्यू है वो गिर जाएगी। वॉर, ये देखो ये क्या हुआ, नेचुरल लॉस हुआ, ये क्या हुआ, ह्यूमन मेड लॉस हुआ, ठीक है। वॉर हुआ, रेवोल्यूशन हुआ एक्सेट्रा, तो ये क्या हो गया, नेचुरल लॉस हो गया कंट्री को, ये ह्यूमन मेड लॉस हो गया कंट्री को। यहाँ चेंज हो गई है गवर्नमेंट के अंदर, तो हमेशा कोई ना कोई चेंजेस आते हैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर अकॉर्डिंगली, ठीक है। गवर्नमेंट एक्शन, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या कर रही है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, नेचुरल कैलेमिटी, वॉर और चेंजेस इन द गवर्नमेंट। तो अपन ने अब तक 4 पढ़ लिए हैं फाइनेंशियल रिस्क के टाइप्स। तो देखो रिस्क मैनेजमेंट के टाइप्स, स्ट्रेटेजिक रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क के टाइप्स, काउंटर पार्टी रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड करेंसी रिस्क। ये दोनों का अपने को आइडेंटिफिकेशन ही पढ़ना है, इन दोनों का अपन ने आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट दोनों पढ़ा है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं इवैल्यूएशन। फाइनेंशियल रिस्क का इवैल्यूएशन अपन किस तरीके से कर सकते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्टेक होल्डर्स, कंपनी एंड गवर्नमेंट, और ये होगा अपना आज का लास्ट टॉपिक। और इसके साथ में रिस्क मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी। सो मैंने एक ही वीडियो के अंदर पूरी की पूरी थ्योरी जो है उसको कवर करा दिया है, लेकिन अपन इसके अंदर एक और तरीके का रिस्क पढ़ सकते हैं जो कि है लिक्विडिटी रिस्क। ये एक्चुअली हर जने ने डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन आईसीआई के मॉड्यूल के अंदर ये वाला रिस्क भी दिया हुआ है कि अपन के पास में इतनी लिक्विडिटी नहीं रहती है। जब भी अपने पास में कोई भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ आती है कि आज अपने को पेमेंट करना है, लेकिन अपने पास में इतना पैसा नहीं रहता कि अपन इतने लिक्विड नहीं है। अपने पास में हो सकता है फिक्स असेट्स हो, लेकिन अपने पास में इतना लिक्विड नहीं रहता, इतना पैसा नहीं रहता कि अपन अपने ड्यूज़ को टाइम पे पेमेंट कर पाएँ। तो मतलब कि कैश फ्लो जनरेशन के अंदर प्रॉब्लम है, और ये मोस्टली आती है बैंकिंग कंपनीज़ के अंदर। एक रीडिंग काफ़ी है। इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, इसको स्टेक होल्डर्स व्यू में क्या होता है, फाइनेंशियल गियरिंग रेशियो देखता है। तो क्योंकि जितना ज़्यादा डेप्ट होगा तो क्या होगा ना, डेप्ट का पेमेंट जो होता है वो बाद पहले होता है। इवन उनको जो इंटरेस्ट देना होता है वो भी स्टेक होल्डर्स के मनी से पहले देना होता है, तो उनका रेशियो ऑफ डेप्ट जो होगा वो उस चीज़ को देखना चाहेंगे। इससे फाइनेंशियल गियरिंग होता है और उनको पता चलेगा कि उनकी जो कंपनी है वो किस पोजीशन के अंदर है, ठीक है। और कंपनी का व्यू क्या होता है, अगर बोरोइंग और लैंडिंग ज़्यादा हो गई, अगर बोरोइंग और लैंडिंग ज़्यादा हो गई और कोई डिफ़ॉल्ट हो गया तो कंपनी लिक्विडेशन के अंदर भी जा सकती है। अब बोरोइंग ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, अपन ने ज़्यादा पैसा ले लिया तो क्या होगा, हो सकता है अपनी इतनी इनकम ही ना हो कि अपन उनको इंटरेस्ट पे कर पाएँ, और फिर अगर वो लोग चले गए किसी उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपील कर दी तो हो सकता है कंपनी जो हो लिक्विडेशन के अंदर जा सके। लैंड, अगर अपन ने बहुत ज़्यादा पैसा लैंड कर दिया तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो कंपनी वैसे ही लिक्विडेशन के अंदर जा सकती है, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू देखो, अगर गवर्नमेंट ने देखा कि कोई भी फेलियर हो गया बैंक का, किसी भी बैंक का इस वजह से फेलियर हो गया कि उसने बहुत ज़्यादा बोरिंग कर लिया, उसने बहुत ज़्यादा लैंडिंग कर ली, तो क्या होगा, डिस्ट्रस्ट फैल जाएगा सोसाइटी के अंदर और डेप्ट क्राइसिस आ जाएगा सोसाइटी के अंदर। और गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जो पूरी सोसाइटी है उसके अंदर किसी भी तरीके का डिस्ट्रस्ट फैले, ठीक है। इसीलिए गवर्नमेंट बैंक को लिक्विडिएट नहीं होने देती है, वो उसे मर्ज करके या किसी भी तरीके से आरबीआई जो होती है वो उसको मैनेज करने की कोशिश करती है, ठीक है। इसी के साथ साथ अपनी पूरी थ्योरी कवर हो गई है चैप्टर नंबर 2 की एक ही वीडियो के अंदर। ऑलमोस्ट 33 मिनट्स के अंदर अपन ने पूरा कवर करने की कोशिश करी है। बस एक टॉपिक बच गया है वॉर का, और मैं आने वाले वीडियो के अंदर उसको भी जल्दी से कवर करने की कोशिश करूँगी। वैसे मैं चाहती हूँ कि पहले अपन दूसरे चैप्टर्स कर लें, उसके बाद में वॉर के कॉन्सेप्ट के ऊपर आएँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अपन आगे क्या करें, लेकिन हाँ, इससे आप ये समझ सकते हैं कि 50% ऑफ दिस चैप्टर कवर हो गया है। और वॉर का जो कंसेप्ट है वो बहुत सिंपल सा है, वो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं उसको ऑफ कोर्स कवर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि वॉर का कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में लूँ या पहले मैं और एलैबोरेट करके और ज़्यादा
कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस बना के उसके बाद में मैं वॉर का कॉन्सेप्ट लूँ, जैसे कि दूसरे चैप्टर्स जो कि जिससे रिलेटेड है वॉर, अपन वो करें, उसके बाद में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आएँ, या फिर अपन इसी चैप्टर को पूरा कर लें। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लाइक या डिसलाइक या कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।